स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। देश का सवाल लेकर हाजिर हैं हम। पुलवामा हमले की आज दूसरी बरसी है। भारत उस जख्म को भूलना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा नापाक देश जो भारत को अस्थिर करने के सपने देखता रहता है और हर बार मुंह की भी खाता है, लेकिन बाज नहीं आता। पुलवामा हमले की सजा शायद पाकिस्तान भूल गया है। कैसे भारत के गरजते विमानों ने पाकिस्तान के बालाकोट में आतंकी अड्डों को नेस्तनाबूद कर डाला था। उस हमले में पाकिस्तान में मौजूद 300 से ज्यादा आतंकवादियों के मारे जाने की पुष्टि हुई थी, लेकिन पाकिस्तान ने उस सजा से सबक नहीं लिया और एक बार फिर हिमाकत कर डाली, वो भी उसी दिन जिस दिन पुलवामा का हमला हुआ था। जी हां, पुलवामा हमले के दिन जम्मू के बस स्टैंड से करीब 7 किलो आईडी से भरा बैग सुरक्षा बलों ने बरामद कर लिया। आतंक के बैग से तबाही का प्लान था। बस अड्डे, रेलवे स्टेशन और जम्मू के प्रसिद्ध रघुनाथ मंदिर को निशाना बनाने की योजना थी, लेकिन हमारे अलर्ट जवानों ने आतंकवादियों की इस साजिश को नाकाम करके एक बार फिर आतंकिस्तान को जोरदार तमाचा जड़ा है। पुलवामा हमले की दूसरी बरसी। इमरान को कश्मीर में शांति खटकी। तैयार किया पुलवामा पार्ट 2 प्लान। जिसे हिंद के शूरवीरों ने किया नाकाम। पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान को हिंदुस्तान ने जो करारा सबक दिया था, शायद पाकिस्तान उसे भूल चुका है। तभी तो उसके आतंक के पिट्ठुओं ने एक बार फिर हिंदुस्तान को दहराने की साजिश रची और इमरान के आतंकी सांपों ने भारत को जख्म देने की साजिश उसी दिन रची जिस दिन 2 साल पहले पुलवामा के दहशतगर्दों ने आतंक का तांडव खेला था। 2 साल पहले पुलवामा हमले में जो आतंकी अपने नापाक मंसूबों में कामयाब हो गए थे, लेकिन इस बार उनकी एक न चली, क्योंकि सतर्क सुरक्षा बलों ने दहशतगर्दों के हर प्लान पर पानी फेर दिया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने पाकिस्तान की एक और बड़ी कोशिश को नाकाम किया है। नापाक कोशिश पाकिस्तान करना चाहता था पुलवामा हमले की दूसरी एनिवर्सरी के मौके पर। जी हां, आपको बता दूं कि जम्मू शहर के बिल्कुल बीचों बीच पड़ने वाले जम्मू बस स्टैंड इलाके से जो है जम्मू कश्मीर पुलिस ने 7 किलोग्राम की एक विस्फोटक आईडी को बरामद किया है। मैं कैमरामैन से कहूंगा आपको ये बताइए, सामने अगर आप देखेंगे जिस जगह हम खड़े हैं, इसके ठीक पीछे यही बस स्टैंड का इलाका है। ये सामने जो बिल्डिंग देख रहे हैं, ये जम्मू बस स्टैंड की पार्किंग का इलाका है और यहीं पर एक बड़ा हमला जो है वो प्लान किया गया था। दरअसल जम्मू के बस स्टैंड पर सुहेल नाम के आतंकी के बैग से सुरक्षा बलों ने करीब 7 किलो का आईडी बरामद किया और जब उससे पूछताछ की तो खौफनाक इरादों का पता चला। हमने एक सुहेल नाम के लड़के को गिरफ्तार किया जो सस्पिशियस कंडीशन में वहां पे घूम रहा था। उसके हाथ में एक बैग थी और जब उससे पूछताछ हुई तो बैग से तकरीबन 6-6.5 किलो की एक बहुत बड़ी आईडी बरामद हुई। लेकिन अगर आतंकी अपने नापाक मंसूबों में कामयाब हो जाते तो बड़ी तबाही मच सकती थी, क्योंकि संडे का दिन होने की वजह से बस स्टैंड पर बड़े पैमाने पर लोगों के आने जाने का सिलसिला था। ऐसे में जान और माल दोनों का बड़ा नुकसान हो सकता था। हुक्मरान के जरिए मैसेज आया था कि उसको यहाँ पे एक आईडी प्लेस करनी है और वो इस आईडी को उसने 3-4 टारगेट्स दिए थे प्लेस करने के लिए, जिसमें रघुनाथ मंदिर, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और लखदाता बाजार जो ज्वेलर्स की शॉप्स है जहाँ पे, उनमें से किसी एक लोकेशन पे उसने आईडी रखना था। हालांकि आतंकी अपने नापाक इरादों में नाकाम रहे, लेकिन शुरुआती जांच में जो खुलासा हुआ है वो बहुत ही डराने वाला है। लश्कर तौबा की फ्रंट को जो रन कर रहा था टीआरएफ को, ये टीआरएफ का चीफ था। ये भी बहुत लंबा अरसा पहले खुद ओजीडब्ल्यू के खाते में काम करता रहा। इसकी बड़ी बात यह है कि ये बहुत पुराना ट्रेंड मिलिटेंट है। 2002 में ये हिजबुल मुजाहिदीन के साथ काम करता था, जहां से
बॉर्डर पार गया था, बॉर्डर पार जाके पाकिस्तान में ट्रेनिंग हासिल करी थी। भारत में जब जब कोई धमाका होता है तो उसका तार पाकिस्तान जाते हैं या फिर वहां बैठे दहशतगर्दों से जुड़ते हैं। और रविवार को जम्मू बस स्टैंड पर पकड़े गए विस्फोटक के तार भी इमरान के पाकिस्तान की ओर इशारा कर रहे हैं। पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ कश्मीर को दहराने का इरादा नहीं रखता, वो कश्मीर और वहाँ के युवाओं को बर्बाद करने की नापाक मंशा कैसे रखता है, सुनिए। नेटवर्क ऐसा भी बनाया जिसमें कुछ लड़के पंजाब में, कश्मीर बेस्ड लड़के जो पंजाब में अलग अलग जगह पे पढ़ते हैं, उनको शामिल किया गया। और जब जब उनकी जरूरत पड़ती है किसी कार्रवाई के लिए जम्मू में या कश्मीर में या बाहर से वेपन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए उनका इस्तेमाल किया गया। जैसे ये आईडी वाले केस में आपने देखा कि ये भी लड़का पंजाब में पढ़ रहा था, इसके साथी भी एक दो पंजाब में बेस बना के काम कर रहे थे, उन्हीं को इस्तेमाल करके छपरा बिहार से जो 7 पिस्टल लाए गए वो इसमें उसका खुलासा हुआ है। रविवार को हिंदुस्तान के खिलाफ बड़ी तबाही का प्लान नाकाम रहा, लेकिन खुदा न खास्ता अगर इमरान के आतंकी इस बार भी अपने इरादे में कामयाब हो जाते तो बड़े पैमाने पर तबाही मच जाती। लाशों के चिथड़े होते और रोते बिलखते लोगों की चित्कार। ब्यूरो इनपुट के साथ अजय जानग्याल की रिपोर्ट। 3 बातें इस पूरे मामले में अपने आप में खास हैं। एक तो ये कि पुलवामा हमले की बरसी थी, दूसरा ये कि आज इतवार का दिन था, यानी आज के दिन तमाम लोग सड़कों पे या बाजार में निकलते हैं। और सबसे बड़ी बात, चुना उस जगह को गया था जहां पर बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा रहती है। और जो भी 4 टारगेट दिए गए थे, जिन 4 टारगेट में एक लखदादा बाजार था जो कि ज्वेलर्स मार्केट है, दूसरा रघुनाथ मंदिर जो काफी फेमस मंदिर है और उसके आसपास भी बड़ा बाजार है, उसके साथ बस स्टेशन और रेलवे स्टेशन, यानी एक बड़ी तबाही की पूरी तरीके से तैयारी थी। हमारे साथ 4 खास मेहमान इस वक्त बातचीत के लिए जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मेजर जनरल JKS परिहार साहब आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहे होंगे, रक्षा विशेषज्ञ हैं और खुलकर तमाम ऐसे सब्जेक्ट्स पर अपनी बात रखते हैं, राय रखते हैं। मेजर जनरल KK सिन्हा साहब भी हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़े हैं। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन VN झा साहब भी इस वक्त जुड़े हुए हैं और हमारे साथ विंग कमांडर अनुमा आचार्य, प्रवक्ता कांग्रेस। लेकिन मेरे लिए विंग कमांडर शब्द उनका कहीं ज्यादा मायने रखता है क्योंकि उन्होंने एक ऐसी बेहतरीन सर्विस की हुई है जिस सर्विस के लिहाज से वो इन तमाम चीजों को कहीं बेहतर तरीके से हमारे सामने रख सकती हैं। इस बीच जब हम चर्चा करेंगे, कोशिश करेंगे मुकेश सिंह IG जम्मू हमारे साथ लाइव जुड़े तो वो ज्यादा इस बात के बारे में पुख्ता मालूमात भी हमारे साथ शेयर कर पाएंगे। लेकिन शुरुआत में मेजर जनरल JKS परिवार आपके साथ करना चाहूंगा। पुलवामा हमला 14 फरवरी 2019 एक ऐसा हमला जो बहुत बड़ा घाव दे गया, बहुत बड़ा दर्द दे गया। आज हम तमाम बातें कितनी भी कर लें, ये दर्द हम सबके दिलों में मौजूद है और शायद आगे आने वाले कई दिनों तक मौजूद रहेगा। एक बार फिर आज ही के दिन ऐसी कोशिश करने की तैयारी, एक ऐसी साजिश रची गई थी। 6.5 से 7 किलो के बीच का IED था जिसको ब्लास्ट करने की कोशिश थी। सीमा पार तक संदेश नहीं जा पा रहा या फिर अपनी खींच मिटाने के लिए सीमा पार से इस तरह के संदेशों को अब तक समझा नहीं जा रहा। देखिए, मैं आपके सवाल का जवाब दूं उसके पहले मैं उन तमाम शहीदों को जो 40 आज से 2 वर्ष पूर्व हुए थे, उनको मैं सारे राष्ट्र की तरफ से श्रद्धांजलि और सैल्यूट करता हूं और उनके परिवारों को आश्वस्त करता हूं कि सारा देश उनके साथ हमेशा रहेगा और उनकी कोई भी परेशानी है, अगर वो नहीं सुलझ रही है तो वो इंडिया न्यूज के माध्यम से भी हम सबके पास आ सकते हैं, हम सब भरसक कोशिश करेंगे। ये हमारी स्ट्रेंथ है। और जहां आपने पाकिस्तान के बारे में पूछा है तो देखिए, पुलवामा अटैक की तैयारी उन्होंने 2016-17 से शुरू करी थी, जब उनके जो खास आतंकवादी थे जैश ए मोहम्मद के, वो अफगानिस्तान में ट्रेंड हुए। साल भर पहले वो भारत में घुसे, तो वो सुधरेंगे नहीं। आर्मी वहां की जो है और ISI वो आखिर तक अपना दम लगाती रहेगी, क्योंकि उनकी ऑक्सीजन ही तमाम भारत में आतंकवादी कार्रवाई करने और कश्मीर में अनरेस्ट करने से ही जुड़ी हुई है। हमारी सबसे बड़ी सफलता यह है कि जो चीज हम चूक हुई थी हमसे 2 साल पहले कि हमारा सुरक्षा तंत्र में कुछ कड़ियों में कमजोरी रह गई थी, वो मुझे लगता है अब काफी हद तक ठीक हो चुकी है। इसलिए हमने नगरोटा वाला अटैक भी उसको बचा लिया और ये भी बचाया है। पर अभी भी मैं समझता हूं कि पंजाब बॉर्डर से जो एंट्री हो रही है और बिहार के और उत्तरी पार्ट जो पश्चिम बंगाल का है वहां के थ्रू जो लोग आ रहे हैं,
वो उस पर रोक लगाना बहुत जरूरी है। जी, जेके परिहार साहब, इस वक्त मेरे साथ आईजी जम्मू मुकेश कुमार जी लाइव इस वक्त जुड़ गए हैं। मैं चाहूंगा कि हम तमाम पैनल के पास जाएं, लेकिन आईजी मुकेश कुमार साहब, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। एक बड़ी कामयाबी, और मैं बधाई देता हूं जम्मू कश्मीर पुलिस को कि उसने एक बहुत बड़ी साजिश को अवॉइड कर दिया, खत्म कर दिया, नाकाम कर दिया। आईजी मुकेश कुमार साहब। जी, कल रात हमने सुहेल बशीर नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया जम्मू बस स्टैंड में, जो कि वहां पे अल बदर तंजीम के आकाओं के कहने पे घूम रहा था। उसके पास से जो बैग बरामद हुआ उसमें एक आईडी तैयार हालत में बरामद हुई है, और इस आईडी को एक्टिवेट करने का तरीका अल बदर वालों ने पार से बैठ के इसको बताया था कि कैसे इसको एक्टिवेट करें, और एक्टिवेट करने के 15 मिनट बाद बहुत बड़ा धमाका होना था। और इसकी सीजर से बहुत बड़ी जो साजिश है, जो इस बार पुलवामा एनिवर्सरी पे जो जम्मू को दहलाने की साजिश थी, वो नाकाम कर दी गई है। इसके अलावा सांबा बॉर्डर के इलाके में भी छोटी छोटी 15 आईडीज जो तैयार हालत में थी वो भी बरामद की गई हैं, जिससे कि ऐसा लगता है कि जो आतंकियों की मंशा थी जम्मू में काफी बड़ी वारदात को करने की थी 14 फरवरी के मौके पे। मुकेश कुमार जी, 4 के करीब टारगेट्स की बात जम्मू कश्मीर पुलिस कर रही है, और चारों टारगेट्स के बारे में अगर मैं थोड़ा भी अपने दर्शकों को जानकारी दूं, तो जहां तक बात है आपके लखदाता बाजार की, वो एक ज्वेलरी मार्केट है, काफी बिजी एरिया है, रघुनाथ मंदिर भी है, और वहां पर बड़ा मार्केट भी है, और बस स्टेशन और रेलवे स्टेशन तो यहां पर खास है ही। अगर इस तरह की इतनी बड़ी क्वांटिटी में आईडी लेकर इस तरह का अलबदर का कोई शख्स वहां घूम रहा है, तो जाहिर सी बात है वो अकेला नहीं होगा, उसके अलावा भी बहुत सारे स्लीपिंग सेल उसके अकम्प्लिस होंगे। उस पर क्या कुछ अभी जम्मू कश्मीर पुलिस कर रही है? जो ये शख्स गिरफ्तार हुआ है, तकरीबन 24 घंटे के अंदर हमने कश्मीर से इसके 2 और साथियों को गिरफ्तार किया है, और साथ ही साथ चंडीगढ़ में जो इसके साथ एक और साथी इनका था जो पढ़ता था, जिसको इस पूरे हमले की पूरी जानकारी थी, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। तो कुल मिला के 4 आतंकियों को इस पूरे मॉड्यूल में गिरफ्तार कर लिया गया है अभी तक। मजीद तफ्तीश और चल रही है, जैसे जैसे बातों का खुलासा होगा और गिरफ्तारियां या और सीजर्स वगैरह जो है इस केस के सिलसिले में होगी वो की जाएंगी। मैं समझता हूं मुकेश कुमार जी कि अभी जांच इन्वेस्टिगेशन शुरू है, इस मौके पर कहीं ज्यादा जानकारी शेयर शायद आप भी नहीं करना चाहेंगे, लेकिन क्या हम ये समझें कि ये जो लोग भी इस वारदात में शामिल थे, जिन 4 को आपने गिरफ्त में लिया है, ये सब एग्जीक्यूशन के ही लेवल तक शामिल थे, इन्हें और ज्यादा जानकारी नहीं थी? क्या लोन वुल्फ अटैक के तौर पर इन सारे लोगों का इस्तेमाल किया जा रहा था? नहीं, ये लोन वुल्फ अटैक नहीं कहा जाए जब तक ये तंजीम से जुड़े हुए हैं और एक साथ 4-4 लोग इस एक ही वारदात के साथ जुड़े हैं, तो लोन वुल्फ अटैक इसको हम नहीं कहेंगे। हालांकि ये जो है ये OGW की हैसियत से यहाँ पे काम कर रहे थे, ओवरग्राउंड वर्कर की हैसियत से, लेकिन इनको इंस्ट्रक्शंस ये थी कि जो ही आईडी धमाका हो जाएगा उसके बाद ये तंजीम में हथियार समेत जो शामिल हो जाएंगे और एक मुकम्मल टेररिस्ट के तौर पे इसमें अपना रोल अदा करेंगे। पाकिस्तान लगातार बॉर्डर पार से तमाम ऐसी हरकतें करता रहा है जिसके चलते भारत में और खास तौर पर जम्मू कश्मीर में इस तरह का अनरेस्ट फैले। TRF के नाम से अब ये सारे के सारे जितने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं उन्होंने अपना एक मुखौटा बना लिया है। सुहेल के बारे में थोड़ा बताएं और ये बताएं कि जो पाकिस्तान का अल बदर का कनेक्शन सामने आ रहा है, अल बदर किस हद तक इसमें इन्वॉल्व है और किस किस पर शक जा रहा है जम्मू कश्मीर पुलिस का? सुहेल जो है ये नर्सिंग स्टूडेंट था और चंडीगढ़ में पढ़ाई कर रहा था। अब पिछले कुछ महीनों की बात की जाए तो जम्मू जोन में तकरीबन हर आतंकी संगठन ने कुछ न कुछ करने की कोशिश की है। मिसाल के तौर पे जैश से रिलेटेड जो हिदायतुल्लाह जो आतंकी था उसको गिरफ्तार किया गया है। जहूर जो TRF से रिलेटेड है, जो कि लश्कर का फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसको गिरफ्तार किया गया है।
सोहेल जो अलबदर से लिंक्ड है उसको गिरफ्तार किया गया है। साथ ही साथ जो लश्कर ने कुछ मॉड्यूल्स को डोडा जिले में एक्टिव किए थे वहां गिरफ्तारियां हुई हैं, वहां पे आईडीज बरामद हुई हैं। तो कुल मिला के ये देखा जाए कि हर तंजीम जो है जम्मू प्रोविंस में किसी ना किसी तरीके से अपने काडर को फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। और हम जम्मू कश्मीर पुलिस इस बात को समझ रहे हैं और इस पे हमारी पूरी कोशिश है कि किसी भी तरीके की आतंकी संगठन की जो एक्टिविटी को यहाँ पनपने ना दिया जाए। मुकेश कुमार जी, आईजी जम्मू हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और मुकेश कुमार जी हमारे साथ एक बड़ा खास पैनल है। विंग कमांडर अनुमा आचार्य भी हमारे साथ हैं, मेजर जनरल जेके परिहार साहब इस वक्त जुड़े हुए हैं, मेजर जनरल के सिन्हा और ग्रुप कैप्टन वीएन झा साहब। मैं अपने पैनल से भी रिक्वेस्ट करूंगा क्योंकि हमारे साथ वरिष्ठ अधिकारी हैं जम्मू कश्मीर पुलिस से, अगर वो कोई सवाल पूछना चाहे मुकेश कुमार जी से तो। जेके परिहार साहब, मैं वीएन झा साहब कुछ कहना चाहता हूं। जी वीएन झा साहब, मैं यूनिफॉर्म में रहा हूं जम्मू कश्मीर की। जी बोलिए जेके परिहार साहब, बोलिए, आप ही बोलिए। देखिए, मैं समझता हूं कि मामला बहुत सेंसिटिव है और इस बारे में जितना आईजी साहब ने बताया है वो बहुत ज्यादा है और हमें इसमें संयम रखना चाहिए। देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है तो इसमें ज्यादा खोद करने की जरूरत नहीं है। मुझे अपनी भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर की पुलिस और तमाम जो पैरा मिलिट्री फोर्सेज हैं उनके काबिलियत पे और डेडिकेशन पे पूरा भरोसा है और यही वजह है कि हम दो ये जो नगरोटा का और आज जम्मू का जो पकड़ा गया है तो ये उनकी मेहनत का है और वो स्लीपर सेल पे पूरी तरह से लगे हुए हैं। उनको उनका काम करने दीजिए। मैं समझता हूं उनको ज्यादा कुरेद के पूछना ठीक नहीं है। कुछ पूछना ठीक नहीं है और मैं भी आपके साथ ही हूं, मैं भी मुकेश कुमार साहब से इस मसले पर आपके साथ ही हूं। ग्रुप कैप्टन वीएन झा साहब, आप कुछ पूछ रहे थे? जी, मैं भी यही बताने जा रहा था कि मैं आईजी जम्मू को मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने समय रहते इसका पता लगा लिया और सारे जितने भी प्रोएक्टिव मेजर्स हैं वो उन्होंने लिए हुए हैं। इसके लिए मैं उनको कांग्रेचुलेट करना चाहता हूं। मैं भी यही बताने वाला था कि चूंकि अभी जो ये इंसिडेंट है ये अंडर इन्वेस्टिगेशन है तो इस पे अगर अभी ज्यादा खुलासा ना किया जाए तो ये बेहतर होगा। विंग कमांडर अनुमा आचार्य। राजीव जी, एक बहुत जिम्मेदार पैनल में हम बैठे हैं। मैं आईजी साहब से एक तो उनको बधाई देना चाहती हूँ लेकिन साथ में एक आग्रह है मेरा, कोई सवाल नहीं है, कि जिस सुहेल को आपने पकड़ा है उसकी आखिरी कड़ी तक जरूर पहुंचेगा और जल्दी पहुंचेगा। ऐसा ना हो कि पुलवामा में जिस तरह हम आज तक अंधेरे में हैं वैसा कभी ना। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और ये आग्रह आपके साथ। बहुत बेहतर कमेंट आईजी जम्मू कश्मीर मुकेश कुमार जी के लिए यहां पर निकल कर आ रहे हैं। मेजर जनरल के सिन्हा साहब, चलिए मुकेश जी एक सवाल और आपसे और उसके बाद मैं अपने पैनल पर जाऊंगा। मैं जानता हूं आप बहुत व्यस्त हैं क्योंकि आपके ऊपर न केवल सुरक्षा की जिम्मेदारी है, साथ ही इंटरनेशनली ये मैसेज देने की भी जिम्मेदारी कि जम्मू कश्मीर पुलिस लोगों को सुख शांति और सुरक्षा देने में पूरी तरीके से वचनबद्ध है और अपना काम निभा रही है। आपने यहां पर नाम लिया था मलिक हिदायतुल्लाह का, आपने जहूर का भी नाम लिया था और आज आपने सुहेल का नाम लिया जो नर्सिंग स्टूडेंट है। क्या कहीं से आपको इन तमाम सबके लिंक नजर आए अब तक सरसरी तौर पर ही, जिससे यह पता चले जिस तरह से नगरोटा को आपने विफल किया है उसके बाद आज ये एक बड़ा हादसा हो सकता था, अगर इसको रोका है तो क्या इन सब के ऊपर आपकी पूरी तरह से नजर बनी हुई है और क्या कोई लिंक निकल रहे हैं इन सब के आपस में किसी तरह कनेक्शन के? जी हाँ, ये तो मुख्तलिफ तंजीमों से वाबस्ता है और ये तंजीमें जो है नॉर्मली अपने अपने शेल्स में ऑपरेट करती हैं। बहुत रेयर होता है कि ये तंजीमें जो है आपस में कोऑर्डिनेट करती हैं, लेकिन इनके जितने भी मॉड्यूल्स हैं जो इनकी आवाजाही है, जो यहाँ पे रहते हैं, जिनकी जो हाउस टू हाउस वेरिफिकेशंस वगैरह लगातार चलती रहती है, ये एक सिलसिला हमारे प्रिवेंटिव तरीके से हम करते रहते हैं, आगे भी करते रहेंगे ताकि इस तरह की कोई बड़ी घटना को अंजाम वो ना दे पाए। एक सवाल छोटा सा है, आप चाहें तो जवाब दे सकते हैं इसका। बड़ी मात्रा में आईडी बरामद हुआ था, पुलवामा जब हुआ था तब भी इसी तरह की कोशिश की गई थी, बहुत सारे इल्जाम लगे थे। सीमा पार से इतनी आसानी से किस तरीके से, क्या स्लीपिंग सेल्स वहां पर कुछ ज्यादा हो गए हैं? आपका शक है क्या इस तरीके का जो आपको जानकारी मिल रही हो?
देखिए, ये सब तफ्तीश का मामला है, जैसे जैसे तफ्तीश बढ़ेगी इस पे ज़्यादा खुलासा किए जा सकते हैं। फिलहाल तो हम कंसंट्रेट कर रहे हैं जो मॉड्यूल्स हमने पकड़ा है उनकी पूछताछ और उन पे आगे फॉलो अप एक्शन करने पे। मैं एक बार फिर अपने पैनल की तरफ से और इंडिया न्यूज की तरफ से आईजी जम्मू मुकेश कुमार साहब, आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। जम्मू कश्मीर पुलिस को बधाई देता हूं, उन्होंने एक बड़े हादसे को वक्त रहते रोक लिया और लोगों का सुख चैन बनाए रखा। बहुत बहुत बधाई हो आपको इस बड़े जब्ती के लिए और इस आतंकवादी को पकड़ने के लिए। उम्मीद है आगे आप तमाम मॉड्यूल्स इनके क्रैक करके वक्त रहते इन आतंकवादियों को खत्म कर सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब एक बार फिर मैं अपने पैनल पर वापस आता हूं और मेरे पैनल में मेरे साथ इस वक्त ग्रुप कैप्टन वीएन झा साहब जुड़े हुए हैं, मेजर जनरल जेके परिहार साहब जुड़े हुए हैं और विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी जुड़ी हुई हैं। विंग कमांडर अनुमा आचार्य, हादसे सबक भी देते हैं। 14 फरवरी 2019 से मैं जोड़ रहा हूं, पुलवामा ने क्या सबक दिए, वो हमने किस तरीके से लिए और क्या उन कड़वे अनुभवों से सीखकर हम अब बेहतर हो पाए हैं? पुलवामा ने अभी सबक तो बहुत सारे दिए हैं, लेकिन उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कहाँ हो रहा है। देखिए, आदिल दर जो सुसाइडल बम्बर था वो तो वहीं के वहीं खत्म हो गया था। बाकी जो 4 सस्पेक्ट थे रही के, वो भी किसी न किसी मुठभेड़ में मारे गए। आज तक एनआईए ने इस केस में कोई चार्जशीट भी फाइल नहीं की है। इसका एक सस्पेक्ट शायद डीएसपी देवेंद्र सिंह को माना जा रहा था, तो वो मीडिया की नजरों से ही गायब है। गाड़ी के ओनर का प्रूफ तक नहीं निकाल पाए। तो आप क्या बात कर रहे हैं? जो देश के लोग ग्रेटा थनबर्ग वाले केस में पागलों की तरह लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं, वहां मेरे देश के 40 यूनिफॉर्म वाले शहीद हो गए। क्या आज तक हम इतने अंधेरे में रहेंगे? क्या कुछ भी नहीं तथ्य निकाल पाई एनआईए? तो कहां हमने कुछ सबक सीखा है? सबक ये जो चीजें दिख रही हैं, मैं समझती हूँ इतना मतलब अच्छा लग रहा है देखकर। पाकिस्तान इतना मूर्ख है कि जिस दिन हमें संभावना है उसके आसपास ही ऐसा काम करेगा। मुझे तो लगता है बस एक चीज की मुझे अंदेशा है और मैंने वही आग्रह किया था कि जिस सुहेल को पकड़ा है उससे आखिरी तक, एक कड़ी तक हमें पहुंचना चाहिए और उसके बाद गलत लोगों को पनिशमेंट मिलनी चाहिए जो इसके जिम्मेदार हो। इस देश के सभी जिम्मेदार नागरिक ये चाहते हैं। आज के इस पैनल में किसी तरह की बहस की गुंजाइश इसलिए नहीं है तू मैं की कि सारे जिम्मेदार फौजी लोग हैं और हम सब समझते हैं कि देश की जो अखंडता है उसमें इस तरह के तत्वों का कितना नुकसान हो जाता है और जो पुलवामा के मामले में हम देख चुके हैं, जो हम पुलवामा के मामले में देख चुके हैं। और मैं भी नहीं चाहूंगा कि हम ऐसे सेंसिटिव इश्यू पर हम बहस करें, क्योंकि हम मेरा पैनल काफी सभ्य पैनल है और मैं इस पैनल से भी यही उम्मीद लगातार करता हूं कि ये पैनल जब बात करेगा तो इसके सामने देश सबसे पहले होगा। और जो लोग आप लोग मेरे साथ जुड़े हैं उनके लिए देश पहले भी सबसे आगे था, आज भी देश सबसे आगे है। मेजर जनरल जेके परिहार साहब, जिस तरीके से आईजी मुकेश कुमार ने जानकारी दी कि एक नहीं अब 4 लोगों को गिरफ्त में लिया जा चुका है, उम्मीद करते हैं इस पूरे हादसे को जिसको रोक लिया गया उससे जुड़ी हुई सारी चेन पकड़ी जाएंगी। लेकिन अगर अमाउंट ऑफ एक्सप्लोजिव देखा जाए, 6.5 से 7 किलो के करीब का एक्सप्लोजिव, ये एक्सप्लोजिव आसान नहीं और इस एक्सप्लोजिव का असर बेहतर आप जो आर्मी से जुड़े रहे हैं वो समझ सकते हैं। यानी हादसा बहुत बड़ा करने की तैयारी थी जम्मू में। देखिए, मैं तो कहता हूं कि घर का वैरी लंका ढाए, हमेशा वही होता है। और यहाँ जो स्लीपर सेल की एक्टिविटीज हैं, जम्मू कश्मीर में स्लीपर सेल काफी हद तक काबू में लिए जा चुके हैं। भारत बहुत बड़ा देश है, 130 करोड़ की डेंस पॉपुलेशन है। दिल्ली में आपको धौला कुआं में पता नहीं लगेगा कौन कहां से निकल रहा है। यही हाल पंजाब में होता है। तो स्लीपर सेल जो इन्होंने अब दूसरी तरफ डाइवर्ट करके ये करतारपुर कॉरिडोर से एंट्री हो रही है, शकरगढ़ से हो रही है, उस पर हमें ध्यान देने की बहुत जरूरत है। आरडीएक्स जो है वो एक दिन में इकट्ठा नहीं होता है, जैसे पिछले बार भी हुआ था। उनको करीब 8-9 महीने लगे थे अटैक करने के लिए और प्लानिंग उनकी चलती रहती है। ये मैं समझता हूं कि ये इतना सारा विस्फोटक सारा इंटरनेशनल बॉर्डर या एलओसी को क्रॉस करके ही नहीं आता है। इसके इंटरनल रिसोर्सेज भी हो सकता है ये नेपाल से या दूसरी तरफ से भी आते होंगे। तो मेरा यही एक पॉइंट रहा है कि हमें अब इन पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। हमारी जो नाकाबंदी है जम्मू और कश्मीर के इलाकों में काफी अच्छी हो चुकी है, मगर इस जो लगे हुए जो इलाके हैं डलहौजी, हिमाचल प्रदेश, पंजाब वगैरह के, इन पे हमें जो है
अभी थोड़ा ज्यादा फोकस करने का जरूरत है। यानी और पोरस पॉइंट्स को देखने की जरूरत है जहां से इस तरह की चीजें हो रही है, उन जयचंदों को तलाशने की जरूरत है, उन घर के भेदियों को भी ढूंढने की जरूरत है जो इस सब के लिए एक बेहतर एनवायरमेंट इन तमाम टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए अपने टेररिस्ट को मुहैया कराते हैं। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं और लौट कर जब मैं आऊंगा ग्रुप कैप्टन वीएन झा आपसे ही शुरुआत करूंगा और आपसे भी वही सवाल होगा कि क्या इस सब के पीछे था और निशाने पर 4 जगह जिसमें 2 बाजार और 2 ऐसी जगह जहां पर लोगों की अक्सर भीड़ रहती है, यानी बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन। लेकिन खुशी की बात यह है कि इस हादसे को पहले ही रोक लिया गया। 6.5 किलो आरडीएक्स बरामद किया है, 4 की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलवामा की बरसी पर एक बार फिर जम्मू कश्मीर को दहलाने की कोशिश थी। मेरे साथ पैनल लगातार मौजूद है और इस पैनल में वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी, अपनी देशभक्ति, अपनी सर्विस के दौरान न केवल दिखाई, आज भी वो उसी देशभक्ति के जज्बे के साथ लगातार मौजूद है। ग्रुप कैप्टन वीएन झा साहब, आपसे ही शुरुआत करूंगा। जैसा मैंने ब्रेक के पहले कहा था 6.5 किलो आरडीएक्स और जैसा परिहार का भी कहना था कि हमें अब भीतर घातियों पर भी ध्यान देना ही होगा। 6.5 किलो आरडीएक्स यूं ही नहीं आ जाता और यूं ही नहीं मुहैया हो जाता। कहां पर ऐसी बात है जो अभी भी इस तरह के स्लीपिंग सेल्स या इस तरह की तंजीम या इस तरह के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करती है? राजीव जी, आप लोगों को बहुत मैं बधाई देता हूं कि आपने ये वर्षी पे एक खास करके ये टॉपिक लिया हुआ है और आपके चैनल के माध्यम से मैं सारे जो हमारे सोल्जर्स, ब्रेव हार्ट्स जो थे जिन्होंने अपनी जान दी थी पुलवामा में, उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि आज के बाद से और हर साल में फिर से पुलवामा ना हो। मैं इससे पहले कि आपका जो प्रश्न था डायरेक्टेड, उससे पहले मैं एक और चीज मेरे दिमाग में आ रही थी, दिल में आ रही थी कि इस पुलवामा अटैक से हमने क्या खोया, क्या पाया। खोया तो हमने 40 वीरों को हमने खो दिए थे, लेकिन पाया क्या? हमने देखा कि हमारे ही गिरेबान में कुछ ऐसे जयचंद हैं जो कि हमें ही घात लगा रहे हैं। जब भी ये अटैक हुआ था सबसे पहले उन्होंने उंगली हम ही पे उठाई थी कि हम ही ने ये करवाया हुआ है पुलवामा में, जबकि सारे सबूत दिखा रहे थे कि ये अटैक जो था ये टेररिस्ट का किया हुआ अटैक है और सीमा पार पाकिस्तान के निर्देश पे हुआ है। अब जबकि ये सब चीज हो चुका है, जब हमने बालाकोट कर ली है, तो पाकिस्तान के दिमाग में ये खौफ तो हमेशा के लिए आ गया है कि फिर से पुलवामा मत करो, नहीं तो भारत फिर से आके घुसेगा, मारेगा। और आपको ये बताता हूं, हम लोग अभी एक नाउन के लिए कहते हैं कि बालाकोट हुआ, लेकिन आपको यह भी याद रखना है उस रात में सिर्फ बालाकोट नहीं हुआ था। उस रात में बालाकोट में बम गिरे थे, मुजफ्फराबाद में भी बम गिरे थे और चाकोटी में बम गिरे थे। सब लगभग 10 मिनट के अंदर में, 12 मिनट के अंदर में ये सब कुछ हो गया था। तो ये अंदर में घुस के मारने का जो डर पाकिस्तान के अंदर में है, इसके चलते मैं सरकार को बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने ये खौफ पाकिस्तान के दिमाग में पैदा की हुई है। और अब आपका सवाल, ये कहां से आता है? देखिए, ये जो सीमा है ये काफी पोरस तो है ही, सुरंग बने हुए हैं यहाँ पे। परिहार जी बता रहे थे कि पंजाब के बॉर्डर से भी कहीं और नेपाल है, बांग्लादेश है, वहां से भी आ सकता है। लेकिन सबसे बड़ी जो चीज है वो ड्रोन वहां पे आ रहे हैं पाकिस्तान से। और उस ड्रोन में क्या आ रहा है? क्या उसमें मिठाई आ रही है? कभी नहीं। इन ड्रोन का इस्तेमाल जो किया जाता है, कुछ तो पकड़े जाते हैं लेकिन कुछ नहीं भी पकड़े जाते होंगे, क्योंकि ड्रोन ऐसी चीज है जो हमेशा आपके रेडार पे नहीं आएगी। इसके लिए एक खास तरह की व्यवस्था करनी होगी, एक खास तरह की बॉर्डर सिक्योरिटी करनी पड़ेगी जिसमें ये सारे ड्रोन पकड़े जाएंगे। और उस हिसाब से मैं थोड़ा सा सरकार को जिम्मेदार ठहराता हूं कि जब आप जानते हैं कि ये सब चीजें सीमा पे हो रही हैं, तो आप अपनी सीमा का सुरक्षा है वो इस तरह से बढ़ाएं कि कहीं पे भी अगर ये टेररिस्ट, ये चूहे अगर एक सुरंग बनाना चाहें तो हमें इससे पहले कि सुरंग बनाए हमें पता चल जाए कि हम वहां सुरंग बन रहा है और उसको वहीं मारें। और दूसरी बात, जब जानते हैं कि वहां पे लॉन्चिंग पैड्स हैं और ऑन डेट जो हमें मिल रही है लगभग 18 या 19 लॉन्चिंग पैड रेडी हैं, वहां पे बर्फ गिरी है इसलिए वहां से घुसपैठ नहीं हो रही है। तो अभी हमारे पास में ताकत है, एक फ्लाइट लेके या एक ऐसा अभियान चला के उस लॉन्चिंग पैड को हम वहीं क्यों नहीं खत्म करें?
उन चूहों को हम वहीं पे क्यों नहीं मारे, उन्हीं के बिल में क्यों नहीं मारे हैं? तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें ऐसा कभी कभार याद करती है कि हम जब चाहते हैं कि प्रोएक्टिव हो, सुरक्षा तंत्र जो है वो प्रोएक्टिव हो, तो ये सब चीजें करना चाहिए। नहीं तो कभी न कभी एक चूक जरूर होगी जिसमें कि वो अपना कारगर काम कर बैठेंगे। मेजर जनरल जेके परिहार साहब, ये फॉरवर्ड प्लानिंग में किसी तरह की कोई दिक्कत है क्या, जिसके चलते ये सारी चीजें नहीं हो पाती? क्योंकि जो बात यहाँ पर ग्रुप कैप्टन वीएन झा साहब भी उठा रहे हैं कि अगर हम जानते हैं और हमें पता है और इस तरीके से सारी चीजें हो रही हैं, तो उसके लिए एक अलग तरीके का वहां पर सिस्टम लगाना होगा, वहां पर व्यवस्था करनी होगी। अगर ड्रोन के जरिए ऑपरेट हो रहा है, अगर उनके लॉन्चिंग पैड्स हमें पता है, तो हम क्यों नहीं फॉरवर्ड प्लानिंग में जाते? क्या ये बहुत मुश्किल है या फिर इसको आसानी से किया जा सकता है? देखिए, ये मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि ये आसानी से तो किया ही नहीं जा सकता है, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर और पंजाब, नॉर्थ पंजाब से जो बॉर्डर और एलओसी जाती है वो घने जंगलों और ऐसे उसमें टेरेन से होती है कि आप पूरे इलाके को एक एक मीटर पे आप मैन टू मैन आप उसको आइडेंटिफाई करके पोस्ट नहीं बना सकते हैं। तो बीच में उसमें गैप शुरू से ही रहे हैं। मगर मैं आपको बता दूं कि पिछले 2 साल में हमारी जो प्लानिंग है उसमें बहुत कुछ चेंज हुआ है। और इसमें अभी सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट जो चेंज हुआ है कि आर्मी, वहां पे जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं और जे&के पुलिस, इन तीनों के कोऑर्डिनेशन में बहुत जबरदस्त इजाफा हुआ है। और जो हमारे वहां पर जो रहते हैं बिल्कुल पोस्ट पे, इसके जितने भी बीएसएफ वाले हैं और उन सब का उनको अप्लायंसेस भी ज्यादा मिल रहे हैं। अब एक्टिविटी ड्रोन की हो रही, उस पर भी कंट्रोल हो रहा है। दूसरा जो है 3 सर्कल अब हमारे बन चुके हैं। पहले सर्कल में जो ये जो पोस्ट पे बीएसएफ के लोग होते हैं उनको ऑगमेंट किया गया है, उनको मॉडर्न इक्विपमेंट्स प्रदान किए गए हैं। उसके बाद में आर्मी के डिप्लॉयमेंट जो है वो फॉरवर्ड पोजीशंस पे बढ़े उसको कंट्रोल करने के लिए। और थर्ड रो में जो है जे&के पुलिस और बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेज ने भी इनर सर्कल भी बनाया है। तो यही वजह है कि जहां तक सवाल जम्मू कश्मीर के इलाकों का है, वहां पर अभी स्लीपर सेल्स की एक्टिविटीज काफी कम हो गई है और इन्फिल्ट्रेशन वहां से होने वाला भी अब काफी कम हो गया है। अब जो भी हो रहा है ये अभी जो है जम्मू के नीचे और शकरगढ़ एरिया जो बिल्कुल वो एक कहते हैं जिसको केबल बम्प की तरह का है, और पंजाब वहां से जो है ज्यादा हो रहा है। तो अब इसमें जो है डाइवर्ट अटेंशन उनको कोशिश कर रहे हैं, तो हमें भी उधर एक्टिविटीज बढ़ानी पड़ेंगी। और मैं नहीं समझता हूं कि हमारी सिक्योरिटी प्लानिंग में कोई मेजर लैप्स है। कंस्ट्रेंट्स हर जगह के वहां के जियोग्राफिकल होते हैं और उसके हिसाब से जो है आप ये नहीं कह सकते कि जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी या जो बल है वो किसी तरह से उसको काम को अंजाम नहीं दे रहे हैं। मगर जैसा झा साहब ने भी बताया है कि अभी असली झगड़ा जो हमारा है, जो स्लीपर सेल्स हैं उनको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, जो कि पंजाब, हिमाचल, उत्तरी बिहार वगैरह में लगे हुए हैं, दिल्ली में भी हो सकते हैं, उनको आइडेंटिफाई करके उनके ऊपर एक्शन जितनी ज्यादा होगी तभी ये चीजें रुकेगी। बॉर्डर मैनेजमेंट में मैं समझता हूं कि डेफिनेटली 2 साल में काफी इंप्रूवमेंट हुआ है। 2 साल में काफी इंप्रूवमेंट हुआ है बॉर्डर मैनेजमेंट में। विंग कमांडर हनुमा आचार्य भी मेरे साथ इस वक्त जुड़ी हुई है। विंग कमांडर हनुमा आचार्य, इससे पहले हमने देखा कि तमाम हमले होते थे, उसके बाद भारत एक्शन लेने की कोशिश करता था या तमाम जगह रेड पड़ती थी या इनकाउंटर्स होते थे, लेकिन नगरोटा का जो एक घटना हुई उसके बाद ऐसा लगा कि शायद हम भी पेनिट्रेट कर चुके हैं, इंटेलिजेंस की जहां तक मदद है वो हमारे हाथ लग रही है। और अगर कल रात की घटना देखी जाए, जब इस अल बदर के सुहेल को पकड़ा गया और उसके बाद ये तमाम रिकवरी हुई, तो हम तमाम मुश्किलों के बीच कहीं बहुत अपना वो बेस तैयार भी कर रहे हैं, जिसके चलते कम से कम इस तरह के आउटफिट्स को, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को जवाब दे सकें। बहुत जिम्मेदारी से अब अपनी बात कहूंगी, वो ये है कि जो आप बात कह रहे हैं कि हम बहुत जिम्मेदारी से कर रहे हैं, शायद ये सारी कहानी इस बात से बचने के लिए तो नहीं है कि बहुत सारे सवाल हैं जो पुलवामा पे आज भी उठते हैं। पुलवामा का आज तक आप बताइए, किसी ने पढ़ी है, कोई एनआईए की चार्जशीट के बारे में पढ़ा हो तो मुझे बता दीजिए। एनआईए ने उसके आखिरी तक किसी सुराग तक पहुंचे हो तो बता दीजिए। आज सुबह से प्रधानमंत्री जी ने अपने इन शहीदों के नाम एक ट्वीट किया हो तो बता दीजिए। आप मुझे वो बता दीजिए कि क्या सभी पुलवामा के शहीदों के परिवारों को या तो लोन वेवर या दोनों चीजें, लोन वेवर और कंपेंसेशन मिल चुका है। मेरे प्रदेश मध्य प्रदेश में एक संवेदनशील सरकार थी उस समय, तो
वहां के मुख्यमंत्री जो तत्कालीन कमलनाथ जी थे, वो न केवल अंत्येष्टि में शामिल हुए, 1 महीने के अंदर मृतक के परिवार को, शहीद के परिवार को 1 करोड़ रुपए का चेक दे दिया। उनके परिवार को मिल गया और परिवार ने मीडिया के सामने बताया। तो ये सारे सवालों के जवाब आपको आज के दिन पूछने चाहिए। अगर आज नहीं पूछेंगे तो उनको फिर 1 साल के बाद ही हम याद करेंगे उन शहीदों को। तो ये एक जिम्मेदार पूर्ण एक पत्रकारिता है, ये जरूरी सवाल है और इसे पूछना बहुत जरूरी है कि क्या उन सभी को, क्योंकि मैं एक शहीद रतन कुमार के पिताजी का वीडियो देख रही थी जो भागलपुर के मदारगंज के थे। आज 2 वर्ष के बाद भी उनके परिवार को संरक्षण सुरक्षा कुछ नहीं है। उनको जो वादा किया गया था उस तरह से मुआवजा भी नहीं दिया है। व्यक्ति तो उनका कभी लौटेगा नहीं। तो ये सब चीजें और भी ज्यादा जरूरी हैं, बजाय इसके कि हम ये सिर्फ कहते रहे कि हम सुरक्षाएं बढ़ा रहे हैं। अगर बढ़ा रहे होते तो एनआईए सबसे पहले इस मुद्दे की रिपोर्ट लेकर आती हमारे सामने। इसका पूरा का पूरा सच आना चाहिए। ये बहुत बड़ी घटना है। ये वर्दियों वालों को हम केवल वोट मांगने और चुनाव के प्रोडक्ट के लिए इस्तेमाल नहीं करें। ये हम सबकी अस्मिता का, हम सबकी वर्दी का भी सवाल होता है। जी, हम सबकी अस्मिता का सवाल होता है। आपके भी सवाल यहाँ पर अपनी अपनी जगह वाजिब है कि अगर पुलवामा जो 14 फरवरी 2019 को हुआ था उसमें क्या कुछ जानकारी है, उस बारे में क्या तफसील से है, अगर वो देश के सामने नहीं आ पाया है तो उस पर सवाल उठते हैं। लेकिन जहां तक आपने प्रधानमंत्री के ट्वीट की बात की, तो जो मैंने देखा आज उन्होंने तमिलनाडु में इन तमाम शहीदों को श्रद्धांजलि दी। हम श्रद्धांजलि जरूर दें और उम्मीद भी ये रखें कि जो तमाम सवाल उठे हैं उनके जवाब भी हम सब तक पहुंचेंगे। पुलवामा भूलने वाली चीज नहीं है, पुलवामा को याद रखना है। कड़वा जरूर है लेकिन इसके सबक देश को और बेहतर बनाने में काफी मदद करेंगे। मेजर जनरल जेके सिन्हा, जेकेएस परिहार साहब आपका, और मेरे साथ ग्रुप कैप्टन वीएन झा साहब आपका, विंग कमांडर हनुमाचार्य आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातें बेलाग दर्शकों के सामने रखने के लिए। एक बड़ा दिन है और आज का दिन जब पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि देने का था, तब कोशिश तो यही थी देश के दुश्मनों की कि एक बार फिर से देश को दहलाएं और भारत के ऊपर एक दाग धब्बा लगाएं। लेकिन कुछ वर्दीधारियों ने ही, जम्मू कश्मीर पुलिस ने आगे बढ़कर इस जिम्मेदारी को स्वीकारा और उस आतंकवादी को भी पकड़ा और उसके साथियों को भी पकड़ा, साथ ही इस घटना को भी होने से रोक दिया। देश का सवाल में फिलहाल इतना ही, एक छोटे से ब्रेक का।